नमस्कार। कहते हैं मानवता की कोई सीमा नहीं होती। आज हम एक ऐसी ही कह सकते हैं कसौटी पर बात करें, मिजोरम का बढ़ता शरणार्थी संकट। बिल्कुल। द हिंदू में इस पर विस्तार से बात हुई है। देखिए 2021 में म्यांमार में जो सैन्य तख्तापलट हुआ, उसके बाद से हजारों लोग, खासकर म्यांमार के चिन राज्य से, बांग्लादेश से, मणिपुर से भी हाँ हाँ। मिजोरम में शरण ले रहे हैं। और अभी हाल की बात है, 2025 की शुरुआत में ही म्यांमार में संघर्ष बढ़ने से करीब 4,000 नए शरणार्थी आ गए। स्थिति और गंभीर हो गई है। हाँ, तो आज हम इसी जटिल मुद्दे को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मिजोरम इसे कैसे संभाल रहा है, क्या कानूनी अड़चनें हैं और आगे क्या रास्ते हो सकते हैं। और ये यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। हाँ बिल्कुल, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आंतरिक सुरक्षा, राजनीति, सामाजिक न्याय, कई दृष्टिकोण से ये अहम है और आम नागरिकों के लिए भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये समस्या कितनी बड़ी है। मतलब हजारों लोग आश्रय ढूंढ रहे हैं, जाहिर है स्थानीय संसाधनों पर तो भारी दबाव होगा ही। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि मिजोरम की जो प्रतिक्रिया है वो काफी हद तक जातीय संबंधों से प्रेरित है। अच्छा, कैसे? देखिए, मिजोरम के जो बहुसंख्यक मिजो समुदाय हैं, उनके म्यांमार के चिन, बांग्लादेश के बॉम और मणिपुर के कुकीजो समुदायों से गहरे रिश्ते हैं, जातीय सांस्कृतिक। हाँ, सुना है इस बारे में। ये सब एक बड़े जो जातीय समूह का हिस्सा माने जाते हैं। तो ये जो साझा पहचान है, इसने एक तरह की कह सकते हैं एकजुटता पैदा की है। तो मतलब समुदाय खुद भी आगे आ रहा है, सिर्फ सरकार ही नहीं। बिल्कुल। यंग मिजो एसोसिएशन वाईएमए का नाम आपने लिया, चर्च समूह हैं, आम लोग हैं, सब खाना, आश्रय, जो बुनियादी जरूरतें हैं वो मुहैया करा रहे हैं। और राज्य सरकार ने भी मानवीय आधार पर उन्हें वापस भेजने से परहेज किया है। हाँ, अभी तक तो यही रुक रहा है। लेकिन अब एक पहलू ये भी है कि स्थानीय स्तर पर थोड़ा दबाव बढ़ने लगा है। अच्छा, वो क्यों? कुछ गांवों ने मतलब कानून व्यवस्था या सीमा सुरक्षा की चिंताओं का हवाला देकर शरणार्थियों की आवाजाही और उनके व्यापार वगैरह पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। ये एक नई चुनौती है। अच्छा, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, कानूनी स्थिति क्या है? भारत तो शरणार्थी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है ना? सही कहा। भारत ने 1951 के यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन या उसके 1967 प्रोटोकॉल पर दस्तखत नहीं किए हैं, और हमारे पास कोई अपना राष्ट्रीय शरणार्थी कानून भी नहीं है। तो फिर इन्हें कैसे डील किया जाता है? मुख्य रूप से इन्हें विदेशी अधिनियम 1946 के तहत ही देखा जाता है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि शरणार्थी और अवैध प्रवासी ये दो अलग चीजें हैं। हाँ, ये फर्क महत्वपूर्ण है। शरणार्थी वो हैं जो उत्पीड़न के डर से भाग रहे हैं, जबकि अवैध प्रवासी वो अक्सर बेहतर आर्थिक मौकों की तलाश में सीमा पार करते हैं। और यूएनएचसीआर से पंजीकृत शरणार्थियों को भी क्या पूरी सुरक्षा मिल पाती है? नहीं, उन्हें भी सीमित सुरक्षा ही मिलती है, और वो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते। तो ये कानूनी अस्पष्टता जमीनी स्तर पर दिक्कतें पैदा करती होगी, है ना? प्रशासन के लिए भी और शरणार्थियों के लिए भी। निश्चित रूप से। जब स्पष्ट कानून नहीं होता तो नीतियां अक्सर तात्कालिक हो जाती हैं। इससे अनिश्चितता बनी रहती है। सीमा प्रबंधन की भी बात हो रही थी, एक मुक्त आवाजाही व्यवस्था, एफएमआर। हाँ, फ्री मूवमेंट रिजीम, ये 1968 की भारत म्यांमार संधि का हिस्सा है। मकसद था कि सीमा के आर पार जो समुदाय रहते हैं उनके सांस्कृतिक संबंध बने रहें और थोड़ा बहुत व्यापार चलता रहे। पहले तो शायद 40 किलोमीटर तक जा सकते थे। हाँ, पहले 40 किलोमीटर था, लेकिन अब इसे घटाकर सीमा से 10 किलोमीटर तक कर दिया गया है, और अब क्यूआर कोड वाले बॉर्डर पास की जरूरत होती है। अच्छा, मतलब नियंत्रण थोड़ा सख्त हुआ है। हाँ, सुरक्षा और खासकर तस्करी जैसी चिंताओं को देखते हुए नियंत्रण कड़ा किया गया है। केंद्र ने कुछ मदद भी भेजी है, शायद 8 करोड़ रुपए। हाँ, 8 करोड़ रुपए दिए, लेकिन स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि संकट इतना बड़ा है कि ये रकम नाकाफी है। और राज्य सरकार का भी एक बिल है, घरेलू रजिस्ट्रों वाला। हाँ, मिजोरम घरेलू रजिस्ट्रों का रखरखाव विधेयक 2019, ये विचाराधीन है। इसका मकसद राज्य में रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान करना है। शायद इससे मिजो नागरिकों, शरणार्थियों और अवैध अप्रवासियों में फर्क करने में मदद मिले। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है, क्या सुझाव है? देखिए, स्रोत सामग्री कुछ बातें सुझाती हैं। सबसे पहली और अहम बात, एक व्यापक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून की जरूरत। हाँ, ये तो बहुत जरूरी लगता है। और जो राज्य स्तर पर विदेशी पंजीकरण अधिकारी हैं, FROs, उन्हें और मजबूत किया जाए। तालमेल भी जरूरी होगा ना केंद्र और राज्य के बीच। बिल्कुल। केंद्र मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और मिजोरम सरकार के बीच बेहतर समन्वय बहुत जरूरी है। और शायद स्थानीय स्तर पर कुछ समावेशी विकास योजनाएं। हाँ,
वास्तविक शरणार्थियों के लिए बेहतर कैंप मैनेजमेंट भी जरूरी है और तकनीक का इस्तेमाल जैसे स्मार्ट फेंसिंग, लेकिन साथ ही मानवीय गलियारों को भी सुनिश्चित करना होगा। तो कुल मिलाकर मिजोरम एक बहुत ही कह सकते हैं नाजुक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। मानवीय चिंताएं हैं, जातीय जुड़ाव है, संसाधनों की कमी है, कानूनी स्पष्टता नहीं है और सुरक्षा के मुद्दे भी हैं। सही कहा। आज की बातचीत से जो मुख्य बातें निकली वो है एक स्पष्ट कानूनी ढांचे की जरूरत, केंद्र राज्य समन्वय की अहमियत और मिजोरम के केस में समुदाय की भागीदारी का बड़ा रोल। हाँ, और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये वाकई एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। आंतरिक सुरक्षा, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक न्याय, सब पहलू इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। भारत कैसे शरणार्थियों के प्रति एक ऐसी नीति बना सकता है जो सुसंगत हो, मानवीय हो, कानूनी रूप से ठोस हो और जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के साथ साथ राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान रखे। क्या मिजोरम की जो ये सामुदायिक प्रतिक्रिया है, भले ही उसमें अपनी चुनौतियां हों, क्या उससे कुछ सीखा जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।